पुश्तैनी जमीन का जो नियम है और जो कानून है वो जानना जो है बेहद जरूरी है। सबसे पहले चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अगर आपके पूर्वज का जो है पुश्तैनी जमीन है, आज ये जो आप देख रहे हैं कि आर्टिकल छपा हुआ है, ये सरकार के द्वारा जो नियम एक तरह से लगाया जा रहा है, इस नियम को क्यों लगाया जा रहा है? आखिर इस नियम को लगाने का सही वजह जो है, असली वजह जो है वो क्या है? अगर आप इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपको क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो चलिए, यानी अगर पुश्तैनी जमीन के बारे में आप नहीं समझते हैं तो हम आपको बता दें, ये जो है एक तरह से पैतृक संपत्ति कहलाता है और यानी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पूर्वज की प्रॉपर्टी है। और वो पूर्वज की प्रॉपर्टी उनकी मृत्यु के बाद जो है उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है और फिर एक जो है उनके जब जो जनरेशन होते हैं, उनके उत्तराधिकारी जो होते हैं, उसके जो जनरेशन होते हैं उसको भी प्राप्त होता है। तो यानी इस प्रकार से वो संपत्ति जो है वो पुश्तैनी कहलाता है। यानी अगर अपने शब्दों में कहें तो वो बाप दादा की जमीन जो है, पूर्वज की जो जमीन है, पूर्वज का जो संपत्ति है वो आपका पुश्तैनी संपत्ति कहलाएगा। अब रहा बात समस्या क्या उत्पन्न हो सकता है और सरकार के द्वारा जो इस प्रकार का कदम उठाया जा रहा है या उठाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है, ऐसा करने का जो है सही वजह क्या है? तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहला काम कि कोई भी अगर पुश्तैनी जमीन है, ठीक है, तो परिवार का क्या होता है कि जब परिवार बैठता है, मान लेते हैं कि जो आपकी जमीन है वो आपके परदादा के नाम से है, परदादा के नाम से सारा कुछ है, जमीन का खतियान है, रजिस्ट्री है या जो है। अब उसके बाद आपके जो दादा हैं वो 3 भाई हैं, ये सभी दादा हैं, है ना, सभी दादा हैं। तो परदादा की संपत्ति में सभी हिस्सेदार हैं। अब इनके भी 2 बच्चे हैं, इनके 1 बच्चे हैं, इनके 4 बच्चे हैं, हो सकता है ऐसा। अब यहां पर जो है नियम क्यों जो है लगाना क्यों जरूरी हो गया और ये जो है एक तरह से जमीन का जो म्यूटेशन है वो किस प्रकार होता है, जमीन अपने नाम कराना क्यों जरूरी होता है, तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखें, सबसे पहले अगर मान लेते हैं ये संपत्ति जो है वो परदादा के नाम से ही है, ठीक है, परदादा के नाम से है। लेकिन अब यहां पर क्या होगा कि इस संपत्ति का जो एक तरह से विक्रेता होगा, खरीदने वाला नहीं, बेचने वाला, आज अगर जो है इस जनरेशन में लोग चल रहे हैं तो इस जनरेशन में सभी इसके मालिक होंगे, इसीलिए कि ये संपत्ति परदादा के नाम से है। इसको बेच कौन कौन सकता है? ये सभी जो वंशज हैं ये बेच सकते हैं। तो सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया। प्रयास क्या किया गया कि सरकार चाह रही है कि अगर ये किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के नाम से हो जाए, यानी ये जो है ये किसी एक व्यक्ति के नाम अगर हो तो यानी ये समझना आसान हो जाएगा कि जिस व्यक्ति के नाम से है, मतलब जितने भी ये भाई हैं इनमें से किसी एक के नाम अगर दर्ज हो या किसी 2 के नाम अलग अलग पार्ट बाय पार्ट दर्ज हो या किसी 3 के नाम दर्ज हो या सभी के नाम दर्ज हो, लेकिन पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके दर्ज हो, एक साथ नहीं। तो अगर ऐसा हो तभी जो है आप इसको बेच सकते हैं, ऐसा सरकार के द्वारा नियम लगाया गया। लेकिन ये तो नियम लगा दिया गया, यानी आप जो बेच तभी सकते हैं जब ये सारा पार्ट बाय पार्ट आपके हिस्से में, आपका जो शेयर है वो अलग होगा। यानी कहने का मतलब है कि जमीन का म्यूटेशन को अलग अलग कराना, जमीन का जो म्यूटेशन है यानी वो सभी भाइयों में, यानी परदादा के नाम से है, अभी जितने भी वंशज हैं उनके नाम से उसको अलग अलग कराना, ये प्रक्रिया करना। और ये प्रक्रिया करने के बाद ही आप इसको करा सकते हैं। इसीलिए कि अब सरकार के द्वारा जो है, यानी अब सरकार के द्वारा यही सोचा गया कि अगर यानी ऐसा करेंगे तो जमीन वो
जमीन वही बिकेगा जिसके नाम से होगा, कोई दूसरा आके जो है, ऐसा नहीं दूसरा का भाई दूसरा का हिस्सा बेचकर चला जाएगा। लेकिन अब होता है कि जब जमीन को बेचा जाता है ना, तब सरकार का हर राज्य में ऐसा नियम है कि सरकार को क्या होता है कि उससे एक टैक्स आता है, पैसा आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, और वो भी परसेंटेज में 5 से लेकर 10% तक भी है। तो इतने परसेंटेज में अगर आप समझ सकते हैं कि अगर आपका जमीन का वैल्यूएशन सिर्फ 100 रुपया का है तो आपको 5 रुपया सरकार को देना होगा, या 10 रुपया सरकार को देना होगा, या 6 रुपया सरकार को देना होगा, या 8 रुपया सरकार को देना होगा। यह आपके राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि उसका टैक्स का शुल्क है। पत्ती को बेचते हैं तो जो खरीदेगा उसको ये पैसा देना होगा। तो अभी होता क्या है एक्चुअली में कि समस्या उत्पन्न कहां होता है? समस्या उत्पन्न यह होता है कि ठीक है ऐसे लोग बेच सकते हैं, समस्या उत्पन्न तब होता है जब दूसरे की जमीन दूसरा भाई बेच देते हैं। तो सरकार के द्वारा एक पहल तो किया गया कि अगर नाम पे है तभी आप बेचें, अन्यथा नहीं बेचें, लेकिन बहुत सारे राज्य में ये नियम लग नहीं पाया। कारण इसीलिए कि इसमें अब आज जो है आप सोचते होंगे कि जमीन के दस्तावेज में एक तरह से प्रोसेस करना क्यों जरूरी है। एक जमीन का रजिस्ट्री है ना, एक दूसरा होता है, उसके बाद में क्या होता है, म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज। अब ये दोनों क्यों जरूरी है? तो देखें दोनों इसलिए जरूरी है कि अगर जो जमीन है, ठीक है, जो रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री के बाद जो म्यूटेशन होगा, ठीक है, तो यहां पर सवाल क्या उठता है कि जमीन का म्यूटेशन एक अगला स्टेप हो गया और रजिस्ट्री में सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट हो गया, यानी सरकार को पैसा भी मिल गया, जो कमीशन है वो भी मिल गया, और वो रजिस्ट्री का मान्यता म्यूटेशन के बाद दे दिया गया कि आप दाखिल खारिज कराएंगे तभी आपके नाम पे संपत्ति होगा, नहीं तो सिर्फ एक रजिस्ट्री का जो दस्तावेज है वहां दर्ज हो जाएगा, लेकिन आपने फिर दाखिल खारिज नहीं कराया तो सरकार के नजर में, गवर्नमेंट के नजर में आप संपत्ति के मालिक हैं ही नहीं। तो ये एक पूरा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन ये जो नियम है कि जिसके नाम संपत्ति है वही बेच सकता है, अभी भी बहुत जगह नियम है। आपके नाम संपत्ति है तभी आप जाके बेच सकते हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पे जो है ये नियम नहीं है। अधिकांश राज्य में जो है ये नियम नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है, इसीलिए कि अगर किसी का भी पैतृक पूर्वज की संपत्ति खतियानी संपत्ति होता है तो वो उसका रजिस्ट्री कर देते हैं। लेकिन अगर सही में इस प्रकार का नियम लागू होता है तो ऐसा नहीं है कि धोखाधड़ी कम हो जाएगा। मान लेते हैं कोई अपने नाम पर किसी गलती से पूरा जमीन हो गया, किसी का भी हो गया, अब वो क्या कर सकता है, इजीली उसको बेच सकता है। अब जो हिस्सेदार है वो चाहकर भी उसको नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकता है? अगर ये नियम लागू कर दिया जाए कि आपके नाम संपत्ति है तभी आप बेच सकते हैं, परदादा के नाम से पहले अपने नाम कराइए, और भाई में विवाद है, और भाई में विवाद होने के चलते कोई भाई जो एक दूसरे को तैयार नहीं है। अगर अब मेरा जो परिवार का सदस्य है वही हमको सपोर्ट नहीं करेगा तो हम तो उसको ना बेच पाएंगे। अब हम जरूरत अपना कैसे पूरा करेंगे? बहुत लोगों का कोई ऐसा जरूरत होता है जो कि इमरजेंसी हो। तो इसीलिए अगर बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों नियम में समस्याएं हो सकते हैं। उससे बेहतर यह हो सकता है कि इस प्रकार से वेरिफिकेशन किया जाए ताकि सही तरीके से पता चल जाए कि ये जो संपत्ति है उसका विक्रेता सही है कि नहीं, किसी प्रकार का परिवार में विवाद है कि नहीं, है ना। तो सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। अन्यथा अगर मान लेते हैं गलत जानकारी है और कोई जानकारी नहीं है तो उस केस में यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर
सही जानकारी होगा तो विवाद कम होगा। लेकिन अगर यहाँ पर इस प्रकार से भी कर दिया जाए कि हाँ आपके नाम है तभी आप बेचेंगे, लेकिन भाई में विवाद है तो भाई सपोर्ट करने को तैयार ही नहीं है, मामला तो कोर्ट में है, अब उनको पैसे की समस्या है, मान लेते परिवार में किसी का इलाज ही कराना है, कहाँ से पैसा लाएगा। तो ये तमाम समस्या का जो है अब हल इस तरीके से निकल सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।